नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहता है, कोई तिरंगा लेकर पैदल चलना चाहता है 4-5 महीने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो इस पर किसको ऐतराज हो सकता है हिंदुस्तान में? लेकिन बीजेपी को ऐतराज है कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर। अब दरअसल ऐतराज नहीं है, बीजेपी को डर है। और डर इस बात का है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीडबैक, जो सर्वेस अमित शाह ने करा है, चाणक्य ने करा है, उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है। और इस पर आज मैं बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूं कि आखिर वो नुकसान क्या है, कितना है और क्यों परेशान है अमित शाह, या यूं कहें गुजरात लॉबी। अब दोस्तों, आज से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, 150 दिन की यात्रा मान के चलिए, 5 महीने की, और सितंबर से शुरू हुई है तो जनवरी में जाके ख़त्म होगी। 12 राज्यों से निकलेगी और जो राज्य हैं ज़्यादातर वो कांग्रेस का इन्फ्लुएंस एरिया है, जहां कांग्रेस अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब अमित शाह को ये लगता है कि अगर जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या फिर कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है, अगर यहाँ पर कांग्रेस ने थोड़ा सा भी गेन किया तो मुसीबत होगी भाजपा के लिए। और इसी को मैं आज डिकोड करने जा रहा हूं और मैं ये भी बताने जा रहा हूं, ये भी खुलासा करने जा रहा हूं कि इसकी काट के लिए अमित शाह, मोदी और नड्डा अपने मंत्रियों के साथ आने वाले 1.5 साल में क्या करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की जिस तरह से प्रतिक्रिया, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेटिंग हैं। आप कह सकते हैं कि एक हताशा उससे जाहिर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर असम के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो कन्याकुमारी से हो रही है, भारत से हो रही है, तो पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी राहुल गांधी को। और किसी नेता ने कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, तोड़ने के लिए यात्रा हो रही है। सवाल इस बात का है कि ये जो हताशा है, इसकी असली वजह क्या है, इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में कहीं ना कहीं घबराहट है। और मैं उसी घबराहट को आज अंडरलाइन करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि बीजेपी को ये यात्रा, ये तिरंगा यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा हजम नहीं हो रही। आपको मुझे लगता है कि पहले ग्राफिक्स देखना पड़ेगा और चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब इस यात्रा के पीछे कांग्रेस की जो गणित है, या यूं कहें बीजेपी की जो यात्रा को लेकर घबराहट है, मैंने आसानी से समझाने के लिए इस यात्रा को 2 फेज़ में बांट दिया है। एक साउथ इंडिया और दूसरा सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया। और इसमें मैंने उत्तर प्रदेश को निकाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस यात्रा बहुत ही शॉर्ट रूट के लिए है, तो इनसिग्निफिकेंट है। पहले साउथ इंडिया देख लेते हैं और वहाँ की गणित समझते हैं। जैसे आज तमिलनाडु से शुरू हुई और उसके बाद ये केरल जाएगी, फिर कर्नाटक जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब तेलंगाना अगर आप देखें तो वहाँ पर बीजेपी अपने को मजबूत करना चाहती है हैदराबाद के इलाके में, और वहाँ पर वही भगवा राजनीति हो रही है। कांग्रेस का तेलंगाना में फुटप्रिंट है। इसी तरह से कर्नाटक में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर रिवाइव करना चाहती है। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि येदियुरप्पा को इसलिए रिटायर करने के बाद अमित शाह ने और मोदी ने वापस लिया क्योंकि कर्नाटक में दाल पतली है भाजपा की। अब ये कर्नाटक से यात्रा गुजरेगी। अब यहाँ अगर हम सीटें देख लें तो कुल मिलाकर तमिलनाडु 39, केरल 20, कर्नाटक 28, आंध्रा 25, तेलंगाना 17, कुल मिलाकर 129 सीटें हैं जहाँ से यह यात्रा गुजरेगी या जिन स्टेट से गुजर रही है। सेकंड फेज़ देख लेते हैं, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया। अब इसमें मैंने महाराष्ट्र को लिया है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, इतनी ज़्यादा बदनामी करा दी है एकनाथ शिंदे ने मोदी जी की, साख की, या बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस की, कि बहुत मुश्किल विकेट पर वहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी दिख रही। और ये यात्रा कांग्रेस की महाराष्ट्र से गुजरेगी।
शरद पवार रिसीव करेंगे, उद्धव ठाकरे वहाँ पर आएंगे, और आप यूँ कह सकते हैं कि जो महागठबंधन था जिसको हटाया है एक साजिश के तहत या सीबीआई और ईडी का डर दिखा के, वही गठबंधन यानी एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस रिवाइव करने के बहुत चांसेस हैं। और कांग्रेस वही सोच रही है। 48 सीटें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, विकेट तेज़ी से टर्न ले रहा है और शिवराज हर दिन उनको नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, 29 सीटें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं उनकी दूरियां खत्म करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो भाजपा है उसमें महासंग्राम है। चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे वो गजेंद्र सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री हों, चाहे राजवर्धन राठौर, इतने खेमे बटे हैं राजस्थान में कि कहीं ना कहीं अगर अशोक गहलोत ने सलाहियत दिखाई, सचिन पायलट को रखा और ये यात्रा वहीं से निकल रही राजस्थान में, तो बीजेपी के लिए ये भी एक मुश्किल है। फिर हरियाणा में मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा वो जब चाहें दुष्यंत चौटाला को कि विधायक तोड़ के कभी भी सरकार गिरा सकते हैं खट्टर की सरकार कमज़ोर विकेट पे, मेजॉरिटी बीजेपी के पास नहीं है, याद रखिएगा हरियाणा में। तो हरियाणा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब में आपने देखा है कि मोदी जी का सुपड़ा पूरा साफ़ हो चुका है। दिल्ली में एक सस्पेंस है ज़रूर। कुल मिला के सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में 132 सीटें, और यहाँ पर मैंने जम्मू कश्मीर को नहीं लिया है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 261 सीटें, 261, 261 नंबर पड़ा है। अब दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा जो है 12 राज्यों से निकलेगी। ये कोई रैलियाँ नहीं है कि एक रैली यहाँ हो गई, एक रैली वहाँ हो गई और फिर कुछ घंटों में तमाशा निपट गया। पैदल यात्रा है, लंबी यात्रा है, महीनों की यात्रा है, और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस एरिया से यात्रा है। उस एरिया से जहाँ कांग्रेस पिछले 70 साल में बार बार सीट जीतती रही है। और अगर 15 साल के हम आंकड़े देखें, मैं आंकड़े इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, इस एरिया में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक दबदबा है। ये अलग बात है कि 2019 में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई। अब टारगेट देखते हैं, कांग्रेस का टारगेट क्या है। अब ये जो साउथ इंडिया की 129 सीटें हैं, फिर सेंट्रल और नॉर्थ की 132 सीटें, टोटल 260 आ रहा है। एक बहुत रियलिस्टिक टारगेट लिया है। कांग्रेस चाहती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इन 262 में किसी तरह से उसको 40-50, 40-50 सीट्स अलहदा मिल जाए। वो सीट जो उसको 2019 में नहीं मिली, 40 से 50, यानी सिर्फ 40 सीट का इजाफा वो चाहती है। तो उससे क्या होगा, अगर 40-50 सीट का इजाफा हुआ, बहुत ही रियलिस्टिक फिगर है 5 महीने की यात्रा में। और जो एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई है इस वक्त मोदी सरकार पर, अगर हम वो देखें, महंगाई के मुद्दे देखें, बेरोज़गारी के मुद्दे देखें, सीबीआई और ईडी से जो बदनामी सरकार की हो रही है, जो सरकारें जिस तरह गिराई जा रही हैं, अगर ये सब कुछ हम देख लें तो कांग्रेस अपने इन्फ्लुएंस एरिया में 40-50 सीट तो टारगेट कर सकती है आराम से। हालांकि हो सकता है गिनती ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन अगर ये 40-50 सीटें कांग्रेस के पास आई 2019 की तुलना में ज़्यादा आई, तो कांग्रेस का ये जो 40-50 का गेन है, 40-50 का गेन है, ये 40-50 का बीजेपी के लिए लॉस है। और ये 40-50 का लॉस इतना बड़ा है कि अमित शाह सोच सोच कर परेशान है। क्योंकि इस 40-50 के अलावा ये तो मैं कांग्रेस के खाते की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिहार देखें, आप झारखंड देखें, आप ममता बनर्जी को देखें, आप उसके बाद पूरा भारत देखें, उड़ीसा है, आंध्र है, जहाँ पर बीजेपी बहुत कमज़ोर विकेट पर है, अगर उन सबको जोड़ लेंगे तो गश आ जाएगा, सर चकरा जाएगा चाणक्य का। अब अमित शाह क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं, उसको तो मैं डिकोड करने जा ही रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा एक और दिलचस्प चीज़ हो रही है, एक और आप कह सकते हैं दिलचस्प डेवलपमेंट है मुल्क में। और वो डेवलपमेंट ये है कि 25 सितंबर को एक बहुत ज़बरदस्त रैली चौटाला परिवार हरियाणा में करा रहा है।
जहां कोशिश है कि नीतीश कुमार के जितने साथी हैं, समाजवादी धारा के जितने भी आप कह सकते हैं क्षेत्रीय दल हैं, उनको तो इकट्ठा किया जाएगा और भी कुछ मेहमानों को बुलाया जा रहा है। और आज चौटाला परिवार ने बाकायदा ऐलान किया कि 25 सितंबर की जो रैली है, मुख्य अतिथि तो उसमें नीतीश कुमार ही होंगे और साथ में उसमें तेजस्वी होंगे, मुलायम सिंह होंगे, उसमें अखिलेश यादव होंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान होंगे। ममता बनर्जी, केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और भी कई स्टालवर्ड्स। अब ये जो बारात इकट्ठी हो रही है बड़े बड़े चेहरों के साथ, और उधर से भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, अच्छी खबर नहीं है चाणक्य के लिए। और इसीलिए चाणक्य ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त क्लोज डोर बैठक करी, सारे मंत्रियों को बुलाया। मोदी जी नहीं थे उस मीटिंग में, अमित शाह थे और नड्डा थे और जितने मंत्री हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो गजेंद्र शेखावत हों, जितने भी मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर, जितने भी आप सोच सकते हैं, भारत सरकार के सारे मंत्री थे। और अमित शाह ने उनको एक नया टास्क दिया है। अमित शाह ने कहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में, यानी जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, हर मंत्री को 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में कैंप करना पड़ेगा और लगातार कैंप करना पड़ेगा। और हो सकता है कि एक आध ऐसे भी मंत्री हों या कुछ मंत्री ऐसे हों जिनको 3-3 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी दी जा रही है। और ये वो कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां बीजेपी वीक विकेट पर है, जहां बीजेपी जीत नहीं पाई या जहां जीत नहीं सकती, वहां पर उम्मीद पैदा करना चाह रहे हैं अमित शाह। यानी नए एरिया अमित शाह ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने जो एक फिगर दिया है टारगेट, वो है 144 का, 144। और ये खबर गोदी मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई है, 144। ऐसा लग रहा है कि जैसे 303 जो पिछली बार मिली थी 2019 में, उसके अलावा 144 सीट और ला रहे हैं, यानी फॉर्मूला 144। ऐसा नहीं है। अमित शाह को दरअसल ये लगता है कि 303 जो सीट उन्होंने पिछली बार जीती थी, उसमें बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है। एमपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई है कई जगहों पर, जो सर्वे है। तो उनको लगता है कि इस 303 की सीट में जब भाजपा नीचे जाएगी तो 272 पहुंचने के लिए कुछ नए इलाके पकड़ने होंगे। वो नए इलाके जहां बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है, यहाँ आप कह सकते हैं कि जहां बीजेपी रनर्स अप है या विपक्ष में है, जहां उस पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 144 सीट्स। दरअसल ये जो 144 का फिगर है, ये बताता है कि भाजपा का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि 2024 बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और इसलिए अब जो सरकार है वो अफसर चलाएंगे और मंत्री जो हैं वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे। हालात ये हैं चाणक्य के, हालात ये हैं गुजरात लॉबी के। अब दोस्तों, अगर सारे मंत्रियों को मंत्रालयों से निकालकर अगर घर घर वोट की भीख मांगने के लिए अगर उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से इस वक्त बीजेपी गुजर रही है। और उधर नीतीश कुमार, जब से उनका पदार्पण हुआ, जब से उन्होंने कदम रखा है और जिस तरह से उनको अपोजिशन की हर पार्टी का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर 2024 का जो फाइनल है, कांटे की टक्कर का होगा। और इसलिए ज़रूरी मेरे लिए भी है कि मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पर्दे के पीछे, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, उसकी सही तस्वीर, सच्ची तस्वीर आपके सामने रखूँ। तो आज का ये वीडियो था। और अंत में, आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और उस वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ये आवाज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उन लोगों तक जिनके हाथ में वोट का अधिकार है। उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तय करें कि जो दिखाया जा रहा है टीवी पर या जो लिखा जा रहा है अखबारों में, उससे अलग हटकर कुछ और भी सच्चाई है जो उनको समझनी ज़रूरी है, जाननी ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर करिए वीडियो। तो बस आज यही वीडियो था और मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँ, आपके हौसलों से, आपकी हिम्मत से जो आप मुझे देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।
नमस्कार।